मंचस्थ महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं आप सबके सामने गुजरात के विकास के बारे में थोड़ी सी बातें रखूंगा और फिर आपको जो भी सवाल हो उस सवाल का उत्तर देने की भी मैं कोशिश करूंगा। हमारे उपनिषदों में एक जगह आता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहिताम मुखम। इसका मतलब यह है कि जो सत्य है इसके आसपास सोने का आवरण है, मतलब सत्य सुवर्ण से ढका हुआ है। और उसके बाद उसमें लिखते हैं कि हे पुशन, हे भगवान, ये सोने का आवरण हटा दो ताकि मुझे पता चले कि सत्य क्या है। तो ये जो सोने का आवरण गुजरात के विकास के बारे में है उसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा। दो तीन बातें बिल्कुल जो ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अंतिम 300-400 सालों से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब से विकास का एक मायना यह है कि आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, मतलब जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है गुजरात की, उसका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है क्या, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि गुजरात का जो विकास है वो पूरे भारत के विकास के को मद्देनजर रखते हुए क्या बात है। गुजरात की स्थापना 1960 में हुई और गुजरात का जो विकास का दर रहा, ग्रोथ रेट रहा, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, वो 1960 से लेके आज तक पूरे भारत का जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा रहा है। 1980 से 90 तक गुजरात का ग्रोथ रेट रहा 14.97%, 14.97%, जबकि पूरे भारत का रहा 5.5%। 1990 से 2000 तक का पूरे भारत का रहा 5.5, जबकि गुजरात का रहा 12.27%। 2001 से 2011, मतलब मोदी का पीरियड, पूरे भारत का जो ग्रोथ रेट रहा वो 7.5% और गुजरात का रहा 9.80%। अंतिम 6 सालों का देख लीजिए, 2006 से 2012 गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा वो 9.32% और पूरे भारत का 8.06%। अब जबकि यह कहा जाता है कि गुजरात का विकास मैंने किया, तो मेरा तो सवाल यह है कि जो 60 से 2000 तक गुजरात का विकास का दर रहा, वो 80 से 2000 तक का ले लीजिए आप, तो वो करीब 16.5% रहा है, जबकि पूरे भारत का विकास दर 5.5% रहा। तो जो डिफरेंस है वो करीब 9.5% रहा, जबकि आज का जो डिफरेंस है वो करीब 1.26% का है अंतिम 6 सालों में। तो मैंने ही गुजरात का विकास किया, ऐसा कैसे कहा जा सकता है, जबकि गुजरात का विकास का दर 1980 से लेकर 2000 तक बहुत ज्यादा रहा। इसलिए अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात विकसित है, हाँ है, पहले से है, ये एक बात। और दूसरी बात कि पूरे भारत का विकास का दर गुजरात पर डिपेंड करता था, जो आज नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात का विकास का दर इतना ज्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से भारत का विकास का दर 7.5% या 8.5% हो गया है। यह सबसे बड़ी बात है। परहैप्स जो थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स जानते होंगे उनको यह आसानी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपने सबने सुना होगा कि हर 2 साल, वो 2001 में मुख्यमंत्री बने,
2003 से लेकर 2013 तक हर 2 साल में एक बार वाइब्रेंट गुजरात की समिट बुलाते हैं। 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में और 2013 में। अब किसको बुलाते हैं? सारे उद्योगपतियों को बुलाते हैं, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के, गवर्नमेंट के भी, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं उसमें, सब आते हैं। फिर क्या करते हैं? एमओयू करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कि भैया हम इतना इन्वेस्टमेंट गुजरात में उद्योगों में लाएंगे। अब आप आंकड़ा देख लीजिए क्या है। 2003 में जो पहली वाइब्रेंट गुजरात की समिट हुई उसमें 66,000 करोड़ ऑफ रुपीस का प्रॉमिस हुआ, मतलब एमओयू साइन हुए, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब 57% सक्सेस। 2005 में 1,06,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस हुआ, 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ एक्चुअल। दैट मीन्स इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 57% टू 35%। 2007 में 4,65,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस हुआ, 1,07,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। वंस अगेन इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 35% टू 23%। 2009 में 12,39,000 का प्रॉमिस हुआ, 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, वो 8.44% हुआ। और अंतिम 2011 में जो प्रॉमिस हुआ है वो है 20,83,000 करोड़ रुपए का, जबकि सच में इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का। मतलब क्या हुआ? करीब 1.5% हुआ। तो सारी टिकाएं होती रही ना, उनका क्रिटिसिज्म होता रहा कि भैया आप इतने प्रॉमिस लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, सच में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा। इसीलिए 2013 में जब वाइब्रेंट गुजरात समिट बुलाई गई गांधीनगर में, तो उन्होंने एमओयू करना छोड़ दिया, ताकि कोई कहे ही नहीं कि इतना प्रॉमिस हुआ और इतना हुआ। तो आप ये गुजरात गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द ईयर 2012-13, उसको आप देख लीजिए, तो उसमें लिखा गया है कि 17,000 इंटेंशंस नोट किए गए। अब इंटेंशन का मतलब क्या? मतलब आप खड़े होंगे, मैं कहूंगा कि आप इधर आओ, आप इंटेंशन बताओ, मतलब क्या कि भैया मैं 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, बस ये आपका इंटेंशन हो गया, ठीक है। और ऐसे कई लोग हैं, मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो बंबई में एक एनिमेशन का स्टूडियो चलाते थे। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की समिट में आके 1,500 करोड़ रुपए का एमओयू किया था, आज से 6 साल पहले, मतलब 2007 में। मैं उनके स्टूडियो में गया मुंबई में, तो पता चला कि उनका स्टूडियो बंद हो चुका है, और उनका खुद का इन्वेस्टमेंट उस स्टूडियो में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, जो एमओयू करते हैं 1,500 करोड़ रुपए का। ऐसे तो कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए भारत सरकार का, जिसमें यह कहा गया है कि 2009 से 2012 में पूरे भारत में 3,29,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि ये मोदी साहब 20,83,000 करोड़ रुपए का एमओयू करते हैं। तो ये जो छलना है, इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है, गुजरात में ही आ रहा है, ये सारी छलना उन्होंने खड़ी की है, और लोगों को बताते हैं कि सब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मेरे साथ हैं। क्यों वाइब्रेंट गुजरात की समिट में सारी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं? सारे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। अनिल अंबानी जैसा बोलता है कि नहीं नहीं पीएम होना है तो नरेंद्र मोदी को ही होना है, उसी समिट में बोलते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुझे लगती है कि 2 है। एक है गुजरात सरकार किसी न किसी तरह बहुत आसानी से और बहुत कम दामों में जमीन देती है। गुजरात सरकार किसको देती है? वो अदानी को देती है, वो टाटा को देती है, वो अंबानी को देती है, सब लोगों को देती है। एक सर्वे हुआ है, एक स्टडी किया गया है लैंसी लोबो और शशिकांत परमार ने। 1991 से 2000 तक
जो लैंड एक्विजिशन हुआ गुजरात में, वो हुआ 5,626 हेक्टर का लैंड एक्विजिशन हुआ। उसमें मतलब 1991 से 2000 में उसमें पर हेक्टर जो कॉम्पेंसेशन मिला वो कितना था? 1,40,234 रुपये का। अब 2006 में जो लैंड एक्विजिशन हुआ वो कितना हुआ? 3,006 हेक्टर का हुआ, और उसमें जो कॉम्पेंसेशन मिला पर हेक्टर वो है 39,684। मतलब अगले सालों में, अगले 10 सालों में जो कॉम्पेंसेशन मिला वो 1,40,000 रुपये का, और अभी जो कॉम्पेंसेशन वो मिला वो 40,000 रुपये से भी कम। आप सब जानते हैं कि सारे देश में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि किसानों को गुजरात में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो 1,00,000 रुपया कम मिलता है पर हेक्टर। तो इतनी सस्ती जमीन जो गुजरात सरकार उद्योगपतियों को दे रही है, इसी की वजह से मुझे लगता है कि उद्योगपति नरेंद्र मोदी की फेवर करते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि रतन टाटा नैनो प्रोजेक्ट लेके बंगाल को छोड़ के गुजरात में आए। गुजरात में कैसे आए मैं वो सारी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनके साथ जो एमओयू किया गया उसमें उनको 33,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया, और उसमें 10,000 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी दिया गया, मतलब कैश दिए गए। वो कैसे दिए गए? तो उनको कहा गया कि आपको अभी उसका ब्याज देना नहीं है, देना कब है? 10 साल के बाद। मतलब 10 साल आपको 10,000 करोड़ रुपया गुजरात सरकार मुफ्त में देगी। 10 साल के बाद आप उसका ब्याज दो, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.01%। तो मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज्यादा गरीब बीपीएल और अंत्योदय अगर कोई है तो शायद वो रतन टाटा है, क्योंकि इतना कम पैसे में आपको कहां पैसा मिलेगा? इतने कम ब्याज में कैसे पैसा मिलेगा आपको? तो रतन टाटा कहेगा ही। आप अदानी को ले लीजिए, 1 रुपये में जमीन दी गई भूज के नजदीक, सिर्फ 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दूं कि जिसकी वजह से आपको यह मालूम पड़ जाए कि उद्योगपति क्यों गुजरात के सीएम को हिंदुस्तान के पीएम बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी बातें और। एक है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में मेरा एक सीधा सा लॉजिक है। अभी जो मार्च 2013 में एक हमारी एग्जाम्स होती हैं, एसएससी और एचएससी। एसएससी की एग्जाम मतलब 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम, गुजरात गवर्नमेंट का जो बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, उसका आंकड़ा है कि 10,30,000 स्टूडेंट्स वो 10वीं कक्षा में कल से एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं उसमें बैठने वाले हैं। वो आंकड़ा अखबार में आया, तो मैंने सोचा कि ये 10वीं कक्षा में जो 2013 में आते हैं वो 10 साल पहले 2003 में पहली कक्षा में एंटर हुए होंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वो हर साल एक पुस्तिका निकालती है, बुकलेट निकालती है। उसमें सारे आंकड़े होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज आंकड़े होते हैं कि कितनी स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितनी वीमेन टीचर्स हैं, वो सारे आंकड़े उसमें होते हैं। उस पुस्तिका को मैंने देखा तो पता चला कि 2003 में पहली कक्षा में दाखिल होने वाले अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 17,80,000 थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,80,000 में से 10,30,000 10वीं कक्षा में पहुंचे गुजरात में, तो 7,50,000 10वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाए। दिस इज द ड्रॉप आउट रेशियो विच इज मोर देन 40%। कहां डेवलपमेंट हुआ? और सरकार कहती है कि हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत खर्चा करते हैं। आंकड़ा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि गुजरात का टैक्स रेवेन्यू जितना बढ़ा अंतिम 7 सालों में, उससे आधा प्राइमरी एजुकेशन के पीछे जो खर्च होता है सरकार का वो बढ़ा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, और वो है
हायर एजुकेशन के बारे में। गुजरात में और शायद सारे हिंदुस्तान में अखबारों में इश्तेहार दिए जाते हैं गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में और पर्टिकुलरली एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में। और उसमें यह कहा जाता है कि 2001 में गुजरात में 15 यूनिवर्सिटियां थी और आज 43 यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसा कहा जाता है। बात सच है, 43 यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन जो 15 यूनिवर्सिटी थी वो कैसी थी? वो तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की थी। और ये जो 43 यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो 43 में से 15 निकाल दो, बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की क्या स्थिति है? मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं। मेरी कॉलेज में मैं जब एंटर हुआ 1998 में, तब 44 प्रोफेसर्स थे, आज 28 हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई, और वो सबसे महत्व की बात है, कॉलेजों में प्रोफेसर्स नहीं है, करीब 3000 प्रोफेसर्स नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी करीब 1000 प्रोफेसर्स नहीं है। सरकार की जो पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट रन पॉलिटेक्निक्स है, उसमें 400 प्रोफेसर्स नहीं है आज भी। सेकेंडरी एजुकेशन में आप देख लीजिए तो पता चलेगा आपको, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कि जिसमें 43,000 टीचर्स नहीं है। ये मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, जिसको हम वाइब्रेंट गुजरात कहते हैं। तो बच्चे बढ़ रहे हैं, टीचर्स नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे वो? और हेल्थ की बात, मैंने हमारे एक जाने माने प्रोफेसर सोशियोलॉजी के घनश्याम शाह, उनके साथ एक रिसर्च किया तो पता चला, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही रिसर्च किया हमने। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अंतिम 5 सालों में जो सरकारी अस्पताल है, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रन होते हैं, उन अस्पतालों में 5 सालों में 29 बेड बढ़ी, ठीक है। और एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वो गवर्नमेंट रन अस्पताल है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं चलाती। अंतिम 5 सालों में वो सिविल अस्पताल में 28 बेड बढ़ी। इन्हीं 5 सालों में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 158 प्राइवेट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स खुले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, सरकारी अस्पतालों को में लोगों के लिए जगह नहीं है, इसीलिए लोग जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में जहां पैसा ज्यादा होता है। ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत, भैया हम गरीबों का विकास करते हैं। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन गुजरात में है डांग में। डांग जिले में अभी एक स्टडी किया साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौरांग रामीन, उन्होंने कहा उस स्टडी में कि डांग जिले में जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स है, उसमें से 92% प्राइमरी स्कूल्स ऐसी है कि जहां राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसका अमल नहीं हो रहा। यह अभी का रिसर्च है। इसका मतलब यह हुआ कि न टीचर्स हैं, न स्कूल्स हैं, और कहा जाता है कि हम डेवलपमेंट करते हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अगर हम देखें तो स्थिति गुजरात में सच में बहुत खराब है। ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में 2007 में जब असेंबली का इलेक्शन आ रहा था, उसके करीब 6 महीने पहले उन्होंने एक वन बंधु कल्याण योजना ऐसे करके एक योजना बनाई, उसका अनाउंसमेंट कर दिया और उसमें कहा कि वो 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें, उस योजना के लिए, ताकि आदिवासियों का कल्याण हो, उनकी योजनाओं के लिए। आप जो पूरा ब्यौरा देखें आप 2007 से 2012 11th 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उसके आंकड़े देख लीजिए तो पता चलेगा कि 15,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया, 3,300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस देता है, खर्चा होता है 3,300 करोड़ रुपए का, और जो 3,300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ वो भी ट्राइबल एरिया सब प्लान, जो भारत सरकार की योजना है, जो 1976 से चल रही है, उसके लिए जो वहां से पैसा आता है, सेंटर से गुजरात में आता है, उसके लिए उसी में खर्च किया गया। मतलब गुजरात सरकार ने एक भी पैसा वन बंधु कल्याण योजना के लिए खर्चा नहीं किया।
लेकिन गुजरात में फूड सिक्योरिटी क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। 18,500 गांव है, 13,700 ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत, 225 तालुका पंचायत, तहसील पंचायत है, ब्लॉक पंचायत, 26 जिला पंचायत, जिला परिषद है, 159 म्यूनिसिपैलिटीज है, 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है। और अगर फेयर प्राइस शॉप्स देखी जाए सारे गुजरात में तो वो है 17,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक गांव में भी एक फेयर प्राइस शॉप नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात, अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो हर महीने इंडियन इकोनॉमी के लिए जो बुक निकलती है उसको आप देख लीजिए तो पता चलेगा कि भारत सरकार सभी राज्यों को जो गेहूं और चावल देती है, बीपीएल, एपी और अंत्योदय कार्ड के तहत जितना भी एलोकेट करती है, गुजरात सरकार लेस देन 50% वो ऑफटेक करती है। मतलब आपको कहा कि आप 2 किलो ले जाइए तो गुजरात सरकार सिर्फ कहती है कि नहीं, हम 1 ही किलो लेंगे, गरीबों को 1 ही किलो देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप गरीबों को जो अनाज भारत सरकार देती है वो भी देने में आप नामक्कर रहते हैं। भारतीय किसान संघ के नेता जेठाभाई पटेल, भारतीय किसान संघ ने गुजरात सरकार के खिलाफ कृषकों के लिए आंदोलन किया। जेठाभाई पटेल का घर था हड़बद। हड़बद एक तालुका प्लेस है गुजरात में, सौराष्ट्र रीजन में। वो एक म्यूनिसिपैलिटी है हड़बद। ये मान लो कि रास्ता है, सीधा जा रहा है, उसी रास्ते पर उसका घर है जेठाभाई पटेल का। म्यूनिसिपैलिटी को यह बताया गया कि जेठाभाई का घर जेसीबी मशीन लेके तोड़ डालो, बस। वजह कोई हो, वजह देने की आवश्यकता नहीं है, नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। किसान संघ के नेता का घर तोड़ दिया गया। अब जेठाभाई पटेल को पूछ लीजिए, मैं नाम के साथ कह रहा हूं। ऐसे में कितने उदाहरण बताऊंगा आपको। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे खिलाफ बोलो मत, मेरे खिलाफ लिखो मत, मेरे खिलाफ चर्चा मत करो। तो गुजरात की जो ये डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की हालत है, वो हालत मैं समझता हूं कि काफी खराब है। ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऐसा जो कहा जाता है, वो मॉडल ये है कि मैं जो कहूं वो विकास है, मानो कि मैंने विकास किया है। अगर कुछ खिलाफ बोलते हो या लिखते हो या कुछ करते हो तो आपको मैं चुप करने का रास्ता जानता हूं, ठीक है। ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। और दूसरा उसमें यह है कि जो कॉरपोरेट हाउसेस है वो जो भी करते हैं करने दीजिए उनको, स्टेट उसको सहायता देगा, गरीबों को सहायता नहीं देगा। सारे देश में अमिताभ बच्चन आके कहता है कि खुशबू गुजरात की, अमिताभ बच्चन कहता है कि मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। गुजरात सरकार कहती है कि वो भी, अमिताभ बच्चन भी मुफ्त में काम कर रहे हैं गुजरात सरकार की ऐड के लिए। मुझे पता चला था कि अमिताभ बच्चन को 35 करोड़ रुपए दिए गए। जो हाजमोला गोली खाने के लिए पैसा देता है वो खुशबू गुजरात के लिए मुफ्त में काम करेगा क्या? अब आप कहेंगे कि गुजरात के बजट में तो वो दिखाई नहीं देता 35 करोड़, कैसे देंगे भैया? वो अदानी को कहेगा 5 करोड़ दे दो, अंबानी को कहेगा 5 करोड़ दे दो, मालिया को कहेगा 5 करोड़ दे दो, रुइया को कहेगा 5 करोड़ दे दो, रतन टाटा को 33,000 करोड़ दिया, वो अकेला दे सकता है 35 करोड़। इस तरीके से गुजरात में काम चल रहा है। गुजरात में मैंने बताया, और मैं इनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो बात ही करना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि टीवी पे अगर उसको 2002 के बारे में पूछा जाता है, खड़े होकर चले जाते हैं। आप बताइए अंतिम 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया हो तो बताइए आप। नहीं किया, क्योंकि वो आंसर देने के लिए तैयार ही नहीं है। एजुकेशन के अंदर पिछले 10 साल में 7,000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे वो बंद कर दिए गए।
प्राइमरी स्कूल जो बंद कर दिए गए वो ज्यादातर 80% जो स्कूल्स थे वो ट्राइबल इलाके के हैं, और ट्राइबल इलाके में उन्होंने प्राइमरी जो स्कूल्स है वो बंद कर दिए। तकरीबन 7000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है, जो गांव के लेवल पे थे, उनको बंद कर दिया गया या डिफंक कर दिया गया, जहां पे कोई स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। डॉक्टर्स जो है उनको 10,000 की सैलरी पे हेल्थ सेंटर में रिक्रूट किया जाता है, जो आपको पता है कि 10,000 में आज कोई भी डॉक्टर जो है वो गांव में नहीं जाएगा। अब उस हालात को देखते हुए उन्होंने इतने हेल्थ सेंटर जो है वो बंद कर दिए गए, और वहां की जो जनता है वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए आज मोहताज हो गई है। मेरा एक जो अनुभव था, जो मैं खुद उसको काम किया था, पोरबंदर में हम काम कर रहे थे, तो पोरबंदर जहाँ पे गांधी जी का बर्थ प्लेस है, वहाँ पे रात को एक्सीडेंट हुआ था। कुछ रबारी कम्युनिटी है उनका, और उसमें तकरीबन 8 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हुए थे। हम रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे। उनकी सिविल हॉस्पिटल जो होती है डिस्ट्रिक्ट की, पोरबंदर की, उनको वहां पे ले गए। डॉक्टर्स, एक ही डॉक्टर्स सिविल सर्जन था और बाकी सब असिस्टेंट, कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है वहां पे। एक ही डॉक्टर है, वही इंचार्ज है और वही डॉक्टर है, और बाकी सब डॉक्टर्स जो है वो आउटसोर्स होते हैं वहां से। अच्छा, जब ड्रेसिंग और ऑपरेशंस की बात आई, वहां पे लाइट चली गई, वहां पे लाइट नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, उनके पास जनरेटर नहीं है। जब हमने उनकी ड्रेसिंग की बात की, छोटे बच्चे थे तो हमने खुद ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया। उनके पास कॉटन नहीं था। वो बोल रहे हैं कि मेडिकल हमको सप्लाई नहीं हो रहा है, स्पिरिट हमको सप्लाई नहीं हो रहा है। जो रिक्वायरमेंट भेजी जाती है उसको बजट में काट कर उनको सप्लाई किया जाता है। और ये हालात जो है वो सिर्फ वो जगह के नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा खुद का अनुभव था, और ये हालात सिर्फ वो जगह के नहीं है, ये हालात हर जगह पे है। दूसरी बात, गुजरात में फार्मर्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमने, हमारे जो साथी है भरत सिंह, उन्होंने आरटीआई करी थी बहुत साल पहले। तो गुजरात सरकार ने पहले नकार दिया था कि गुजरात में फार्मर्स सुसाइड नहीं होते। तभी अमित शाह थे असेंबली में, तब तक उनके ऊपर केस नहीं बना था। तो उन्होंने बोला कि गुजरात में कोई भी फार्मर्स सुसाइड हुआ नहीं है। जब हमने उनको डेटा, उन्हीं के गवर्नमेंट से डेटा वापस उनको दिया, तब पहली बार उन्होंने 2006 में कमिट किया कि 138 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। उसको हमने और छानबीन की और आरटीआई की, अलग अलग जो जगह थी उसको रिलेट किया। जो फार्मर्स का जो एक्सीडेंटल डेथ उन्होंने बताई थी गांव की, उनको हमने जो डेप्थ था, जिनको जो क्रॉप फेलियर इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड किया था, उनका कोरिलेशनशिप जब निकाला कि जिनका क्रॉप फेलियर हुआ था, जिनके ऊपर कर्जा था, और जिन्होंने एक्सीडेंटल डेथ जिनकी हुई है, उनका जब हमने क्रॉस वो किया, तब पता चला कि 6055 फार्मर्स ने गुजरात में फार्मर्स सुसाइड किया है। उसके बाद भी गुजरात सरकार आज तक ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा है। हम जो नर्मदा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग पानी के लोग कहते हैं कि गुजरात में पानी बहुत है। अब नर्मदा के बाद तो वहाँ पे किसी को पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। आज भी गुजरात के लोग जो है, खास करके सौराष्ट्र के लोग और ट्राइबल एरिया में, वहाँ पे पानी की किल्लत है। पिछले साल जब बारिश कम हुई थी, तब सौराष्ट्र में उन्होंने अपने सिर्फ पॉलिटिकली अच्छा लगे इसलिए उन्होंने ड्राउट डिक्लेयर नहीं किया था। लोगों की मांग थी कि आप जो जिले है जहाँ पे कम बारिश हुई है, वहाँ पे ड्राउट, खास करके पोरबंदर, अमरेली और उस तरह का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे ड्राउट की सिचुएशन थी। और खास करके मवेशियों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि उनके फॉडर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था।
तो लोगों ने डिमांड की कि आप इसको ड्राउट डिक्लेयर करिए। सरकार ने ड्राउट नहीं डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि यहाँ पे गुजरात के अंदर जो है वो पानी की किल्लत है, क्योंकि पानी के लिए आज 10 साल में गुजरात में बहुत सारा पैसा डाला गया है। और अगर ये डिक्लेयर करती है उसका मतलब कि उनका जो उनके जो दावे हैं उसकी पोल खुल जाती। अब सवाल ये है कि ये सारे जो आंकड़े हैं और गुजरात का जो विकास है और उसका जो विकास का मॉडल है, उसके आंकड़े मौजूद है, उसकी हकीकत मौजूद है, और ये सब होते हुए के बावजूद जब हम ये मानते हैं कि पूरी तरह से एक झूठ का जो प्रचार किया जाता है, तो उसको हम कैसे रोकें? क्योंकि एक तो ये है कि आप झूठ बोलते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, वो झूठ को भी बार बार दोहराते हैं और फिर उसको जोर से बोलते हैं। मीडिया भी उसको जोर से लेता है। उसका एक अच्छा सा उदाहरण जीएसपीसी का था। जीएसपीसी में जब गैस निकाली गई कृष्णा गोदावरी बेसिन में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक रीग लिया गया और वहां पे मोदी ने जाके बोला कि यहाँ पे हमको 20 ट्रिलियन टन गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिल गया है गुजरात को, और अब जीएसपीसी के द्वारा गुजरात जो है वो गुजरात के लोग अब नल में से पेट्रोल निकलेगा। ये स्टेटमेंट था मोदी का। और फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी खबरें, न्यूज़पेपर और मीडिया भी लगा हुआ है। बेसिन में वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए अब तो पेट्रोलियम, मतलब हमको सऊदी की जरूरत नहीं है, ओमान की जरूरत नहीं है, यहीं से गुजरात पूरे देश को गैस और पेट्रोलियम सप्लाई करेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग भूल गए। आज भी कृष्णा गोदावरी बेसिन से जिन्होंने क्लेम किया था वो कुछ गैस निकला ही नहीं है। 6000 करोड़ ऑलरेडी उनको खुदाई में चले गए। खुदाई ऐसी कंपनी को दी है अमेरिका की जिसको कोई अनुभव ही नहीं था खुदाई करने का। तो ये किस तरह का वो है? सिर्फ अपने को दिखाने के लिए। एक 6000 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती है। 6000 करोड़ में बहुत सारे दवाखाने, बहुत सारी स्कूलें, बहुत सारी सहूलतें दी जाती थी सकती है। लेकिन सवाल यह है कि प्रायोरिटी किसको दी जाए? नैनो का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो यूनिट है वो साणंद में है। साणंद जो जहाँ पे यूनिट है वो डार्क जोन में आता है। जहाँ के जो किसान है वो वहां से नीचे से पानी नहीं निकाल सकते अपनी खेती के लिए। लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज को 1400 क्यूबिक मीटर पर डे वाटर जो है नर्मदा से वापिस उनको दिया जाता है। वहां के किसानों ने बहुत अप्लाई किया कि हमको भी यहाँ का पानी पीने के लिए, मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूं, पीने का पानी गांव में हमको दीजिए आप। टाटा को अगर इतना दे सकते तो हमको क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने नहीं दिया है। दूसरा जो है उनका बड़ा जो स्कैम है, अदानी ग्रुप का जो मुद्रा का जो सेज था, उसके कच्छ के पास जो मुद्रा सेज उन्होंने बनाया था अदानी ने, उसमें एनवायरमेंट की सब जो नॉर्म्स होते थे उसको फ्लाउट किया। सीआरजेड के अंदर सेंट्रल रेगुलेशन जोन जो है, कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट है, उसका कंप्लीटली वायोलेशन करते हुए वहां की जमीन पे, कोस्टल की जमीन पे उनको ये सेज बनाने की परमिशन दी गई। और उसमें जो जमीन थी वो 1 रुपये के दाम पे दी। उसके बाद अदानी ने वही जमीन 800 से 10,000 के रेट पे दूसरे जो ग्रुप्स जो सेज के अंदर आना चाहते हैं उनको वापस वो बेच दिया। तो जो फायदा हुआ वो अदानी को हुआ, और वो जो फायदा हुआ वो मोदी को हुआ। मोदी को जो फायदा होता है, जिस तरह से अभी मीडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो वो बोल सकता है कि 5 करोड़ रुपए ये चैनल को दे दो, ये चैनल को दे दो, वो यहां से निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। कोई बाहर से आके उनको पैसा नहीं देता है। दूसरा जो एक खास करके जो वेंकटा नायडू थे, तब उनके साथ वो काफी फिदा थे, उनको भी काफी उन्होंने एंटरटेन किया। उनकी वेंकैया नायडू सॉरी, तो उनका एक
कंपनी है आर्चियन केमिकल्स करके, उनको कच्छ में उन्होंने बॉर्डर्स जो होती है, वो बोलते हैं कि मैं देश का रखवाला हूं और उसके बड़ा रखवाला कोई नहीं है। उसने वहां पे बॉर्डर पे नो मैंस लैंड के ऊपर जमीन दी है। अब ये कौन से, इस देश में मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी, आपने कहीं भी बॉर्डर एरिया में और जो अति संवेदनशील एरिया है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है आपकी, वहां पे आपने किसी इंडस्ट्रीज को जमीन दी हो। ये मिलिट्री ने भी उसके ऊपर सवाल उठाए थे, किसी को ना सुनते हुए उन्होंने वहां पे वो जमीन दे दी गई। इससे ऐसे बहुत सारे एलएनटी के घोटाले, पशु का जो चारा था, कैटल फीड का जो पूरा एक टेंडर था गवर्नमेंट का, उसका घोटाला है। फिर गुजरात स्टेट का जो पूरा एक यूनिट है जिसमें पानी का जो होता है, डैम का जो राइट्स होता है, टेंडरिंग होता है कि जितने भी डैम्स है बड़े, उसके अंदर फिशिंग के लिए एक आपको अलॉट करना होता है। वो फिशिंग राइट्स जो है वो मछुआरों को ना देते हुए एक जो मिनिस्टर था जो टेंटेड है परसोत्तम सोलंकी करके, उसने वो लैंड राइट सिर्फ 38,000 रुपये में 58 डैम्स के जो फिशिंग राइट्स है वो सिर्फ 38,000 रुपीज में दे दिए। भाई कहते हैं कि विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में विकल्प क्या होता है? दोनों खराब है। भैया पूर्ण पुरुषोत्तम है कहां? बताइए, ढूंढ निकालिए सारी दुनिया में। है कोई पूर्ण पुरुषोत्तम? भगवान कृष्ण जिसे हम कहते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम तो कोई है नहीं, तो सब लोग खराब है ना? तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कम खराब कौन है? 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी ने, ये अंतिम कैग रिपोर्ट को छोड़ दो, उसके पहले के कैग रिपोर्ट को दो, 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। और जो सेकंड लास्ट कैग रिपोर्ट है उसमें एक जगह उसके 5 वॉल्यूम है, उसमें एक वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम में करीब 37वें पेज पर यह लिखा है कैग ने कि हमें 3,500 डॉक्यूमेंट्स तो दिए ही नहीं गए कि जिसको हम जांचे। तो जांचने के बाद अगर आपको 26,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मिलता है, तो अगर 3,500 डॉक्यूमेंट्स कैग को दिए ही नहीं गए, अगर दिए गए होते तो कितना भ्रष्टाचार निकलता? वो कहते हैं मैं खाता हूं, मैं न खाता हूं न खाने देता हूं। तो ये कौन खाता है भैया 1 लाख करोड़ रुपया? ये खाता कौन है? तो ये जो सवाल है, तो मैं ऐसा समझ, आप कहेंगे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, हां है, बीजेपी भ्रष्ट है, हां है, नरेंद्र मोदी भी भ्रष्ट है। लेकिन अब सवाल इस बात का है ना कि ये भ्रष्टता को छोड़ दो, लेकिन और जो पहलू है डेमोक्रेसी का, उसमें आप जाएंगे तो पता चलेगा कि भैया हमें डेमोक्रेसी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो विकल्प है, तैयार हमारे पास है। मुझे अभी भी याद है कि जब इमरजेंसी के बाद पहले चुनाव हुए थे, मैं 10वीं कक्षा में थी, 1977 में मैं 10वीं कक्षा में थी। तो उम्र आपको पता चल गई होगी मेरी कितनी है। उस वक्त हम इम्तिहान को भूल के, इम्तिहान की तैयारी को भूल भुला के हम सड़कों पे उतर गए थे बंबई महाराष्ट्र के कि कांग्रेस को हराना है, क्योंकि हमें तानाशाही नहीं चाहिए। हमें ये देश में लोकशाही और आजादी बड़ी तकलीफ से मिली है और हमें जो भी कारण हो, हमें हटाना है। उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि हमें ये सुनाई देता था मध्यम वर्ग से और ऊपर मध्यम वर्ग से ये बात सुनाई देती थी कि मगर इमरजेंसी तो अच्छी है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? कम से कम ट्रेन साफ सुथरी चलती है, टाइम पे चलती है, गड़बड़ नहीं होती, सड़कें साफ है, मुझे अभी भी याद है ट्रेन समय पे चलती है, ये बार बार याद है। तो अभी तो ट्रेन का जमाना तो चली गया, अभी तो हम लोग ऊपर उड़ रहे हैं, प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई है, हमने हमारे पूरे देश को, जमीन को, पानी को प्राइवेट को बेच दिया है। तो अभी तो मैं मानती चुनौती और भी गहरी है।
एक तबका यह है जो कह रहा है कि जमहूरियत को भूल जाओ, लोकशाही को भूल जाओ, इतने सालों के संघर्ष को भूल जाओ, मुद्दा है सिर्फ विकास का। और ये झूठ है, ये कह रहे हैं वो झूठ है। एक्चुअली मुद्दा विकास का नहीं है। एक्चुअली मुद्दा है एक तरह की बहुत ही डिक्टेटोरियल, तानाशाही तरीके से पूरे देश को कैप्चर करने का, और मैं मानती हूं एक मेजॉरिटेरियन, उसको मैं किस तरह ट्रांसलेट करूं मुझे पता नहीं, मेजॉरिटेरियन, कोई मुझे मदद, बहुसंख्यक एक तरह का गवर्नेंस, जिसमें 2002 से पहले जो गुजरात में हुआ है तैयारी, और 2002 को लेकर और उसके बाद में हुआ, उस तरह को जस्टिफाई करने का गवर्नेंस ये देश में आए। मगर सवाल बार बार हमारे नौजवान को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम विकास की बात करेंगे, कभी भी बहुत एक देश में उलझन है आज कि बस फ्रस्ट्रेशन है, स्कैम्स हम देखते हैं टेलीविजन पे, सब निराश है, नेगेटिव इमेजेस आते हैं, कोई अच्छी खबरें हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए लग रहा है कि एक आदमी, एक बस उसको भूत कहो या भगवान कहो, एक उभर के आ रहा है, वो एक अल्टरनेटिव बन के आ रहा है। तो ये बिंदु क्या है जो हम फ्यूचर के लिए चाहते हैं अपने आप के लिए। और चूंकि यहाँ पे मुझे बहुत खुशी है देख के कि यहाँ पे नौजवान बहुत मौजूद हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या रोजगारी को तोड़ने के बजाय विकास का तोड़ना हो सकता है क्या? तो सवाल हमें ये करना चाहिए। और जवाब मेरे पास सिर्फ एक दो हैं, मगर ये जवाब निकलते नहीं है कि क्या रोजगार ये डेवलपमेंट मॉडल में बड़ा है क्या? नौजवानों के लिए रोजगार क्या बड़ा है क्या? क्या तनख्वाहें बड़ी है क्या? क्या रहने का, ये पूरे हमारे लाइफ को नेगोशिएट करने के तरीके, स्वास्थ्य में क्या प्रोग्रेस हुआ है क्या? साक्षरता में प्रोग्रेस हुई क्या? सोशल सर्विसेज में किस तरह का स्पेंडिंग हुआ है? ग्रामीण इलाकों में किस तरह का स्पेंडिंग हुआ है सरकार का? गरीबी में बढ़पन हुआ है या घटपन हुआ है, ये भी सवाल होना चाहिए ये विकास के मॉडल के सामने, और ये सवाल पूछे नहीं जाते। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ, जिसको मतलब रोजगारी बढ़ना, स्टैग्नेंट रही है और तनख्वाहें 1.5% हुई है, हालांकि देश में 3.7% है बाकी देश में, मगर गुजरात में सिर्फ 1.5% है, तो क्या ये सवाल हमको नहीं उठाना चाहिए क्या अगर हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन और हमारे मुसलमान भाई बहन, तीनों क्षेत्र गुजरात में पीछे जा रहा है, दिखाई दे रहे हैं सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, माइक्रो फाइनेंसिंग में, एजुकेशन लेवल्स में, साक्षरता में, आप चेक कर सकते हैं, मैं बार बार फिगर्स देने से, मगर ये हकीकत है कि ये तीनों जो समुदाय हैं, आदिवासी, दलित और मुसलमान, ये सिर्फ स्टैग्नेंट नहीं है मगर पीछे जा रहे हैं। अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी ट्रेजेडी ये है कि ये जो विकास का मॉडल 1991 में कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, उसी को एकदम आगे कर पे मोदी बढ़ा रहे हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, आप हमको पूछ सकते हैं। लाइन इज वेरी थिन, फिर भी हमको चॉइस बनाना है। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के मॉडल्स हैं, तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि स्पेस फॉर डिसेंट क्या है, स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट क्या है, क्या कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर के लिए हम ज्यादा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं। ये सब चीजें पे ही नेगोशिएशंस लिमिटेड हो रहे हैं। तो सवाल मुझे ये नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल के मीडिया के साथ ये है कि ये क्या तालमेल है कि जेन्युइन डिबेट गुजरात मॉडल पे नहीं हो सकता है नेशनल लेवल। हम नहीं कहते कि आप हमारी बात मानो, मगर कम से कम एक लोकशाही में डिबेट तो होना चाहिए। प्रोफेसर अतुल सूद के बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने किताब छापी गए साल, वो किताब आप लोगों को देखनी चाहिए, पॉवर्टी अमिडस्ट प्लेंटी, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे सब दोस्त हैं, राजदीप, बरखा, सबके साथ, कि भाई आप इसके ऊपर एक डिबेट चलाओ। जवाब आपको पता है क्या मिला? 2002 के बारे में आके बोलो जो भी बोलना है, मगर डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में बहस नहीं चाहिए।
तो सवाल है कि व्हाट इज द सिनिस्टर प्लान एट वर्क, ये क्या चल रहा है कि मीडिया नहीं चाहती, वही मीडिया जिसके बारे में मतलब मीडिया में गए 6 महीने में टीवी 18 से कम 150 एम्प्लॉयज को निकाला गया, 450। क्राइसिस है मीडिया में, वो टेलीविजन चैनल बिना इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट पैसे से चल नहीं सकते। ये पैसा आ रहा है अडानी से, अंबानी से, टाटा से। तीन चीजें बहुत जरूरी है। अतुल सूद के मैं काम को कोट करते हुए कहती हूं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यू हैव टू से दैट दिस इज अ प्रीकर्सर फॉर द फ्यूचर। कि अगर हम ये पूरा ढांचा, गुजरात का ढांचा अपना लेते हैं, मतलब मोदी को देते हैं वोट या जो भी है, तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कम होगा, हाई कैपिटल इंटेंसिटी ग्रोथ हो सकता है, मगर तीसरी बात जो बहुत खतरनाक है, कैजुअलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% ज्यादा कैजुअलाइजेशन हुआ है 10 साल में, ये आंकड़े दिखाते हैं। तो मैं मानती हूं नौजवान तबके के लिए सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि क्या हमारे रोजगार बढ़े हैं गुजरात में, किस तरह के उत्पादन बढ़े हमारे लिए, हम किस तरह का काम कर सकते हैं, किस तरह का सपना नौजवानों को आप दिखा रहे हैं। मुसलमान गुजरात में 10 और 11% के बीच में पॉपुलेशन में है। एज ए जर्नलिस्ट मैं गुजरात को 1991-92 से कवर कर रही हूं, 2002 से 10-12 साल पहले। इस तरह का सोशल डिवीजन मैंने सिर्फ महाराष्ट्र में कई जगह पे देखा है, गुजरात के बाद। राजस्थान में इतना नहीं है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम है, मगर सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन जो हम गुजरात में पाते हैं वो कहीं नहीं। शहर और अभी ग्रामीण इलाके भी बॉर्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। स्कूलों में कक्षा में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे साथ में लोग बैठ के, आदिवासी, दलित, मुसलमान और बाकी बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं दूसरे सवाल आपको करना चाहती हूँ, क्योंकि 1999 में मैंने गुजरात के सामाजिक शिक्षण की पुस्तक के बारे में कुछ स्टडी की थी, और मैंने ये सवाल तब पूछा था और वो पुस्तक आज भी चल रही, उसमें कुछ बदल नहीं आया, कि क्या एक ऐसा देश या समाज या राज्य जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, मॉडल स्टेट कहता है, इस तरह का गलत इतिहास अपने बच्चों को पढ़ा सकता है क्या? इस तरह का इतिहास जो जातिवाद को बढ़ावा दे, कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर मैनकाइंड, सती इज अ प्रैक्टिस दैट हैज टू बी एडमायर्ड, देयर इज नो मेंशन ऑफ द कास्ट स्ट्रगल, देयर इज नो मेंशन ऑफ द लेबर स्ट्रगल, एंड हिस्ट्री एज एंशिएंट इंडिया इज टॉट एज हिंदू इंडिया। और 10वीं कक्षा में हमको यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज आर फॉरेनर्स। मगर हमें कुछ विकास को भी इस नजरिए से देखना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय जेन्युइन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर ऑल्सो फॉर्ज्ड। परसों एक रिपोर्ट आया एसोचैम का कि इवन द इन्वेस्टमेंट फिगर्स आर एग्जैजरेटेड। परसों आया है, वो अभी स्टडी बाहर नहीं निकली, मगर न्यूज रिपोर्ट आया था परसों। एसोचैम वो एक लेफ्टिस्ट बॉडी नहीं है, वो तो इंडस्ट्रीज की बॉडी है। वो कह रही है कि गुजरात में जिस तरह कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट है, वैसा नहीं है, पेपर इन्वेस्टमेंट है। तीसरा रिपोर्ट आया परसों कि सरकार का हेल्थ स्कीम जो है, जो बड़ा मतलब शुरू किया जाए स्वास्थ्य के बारे में, वो भी एक फेलियर है। बहुत बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर एक इंसान जो अपने आप को वाकई फकर से कहता है कि मैं 3 बार इलेक्ट होके आया हूं एक राज्य में, वो क्यों इतना डरता है कि एक आजाद, निष्पक्ष लोक आयुक्त करप्शन की स्कैम्स को देखे? एक ही सवाल, बाकी कुछ नहीं। गुजरात का ही कानून एक है जो उन्होंने हटाने की कोशिश की है, जो कहता है कि लोक आयुक्त का जो चॉइस है वो सिर्फ सरकार का नहीं होना चाहिए, उसमें चीफ जस्टिस और गवर्नर का भी हाथ होना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ एक आजादी हो, एक निष्पक्षता हो। ये गुजरात का कानून है, ये कांग्रेस का कानून है और यहाँ ना मोदी का कानून है। वो कानून के तहत
जब जस्टिस मेहता को बनाया गया लोकायुक्त 2011 में, तो यही सरकार जो अपने आप को एक मॉडल डेवलपमेंट स्टेट मानती है, उन्होंने गुजराती टैक्स पेयर्स के 45 करोड़ पैसे मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे और राम जेठमलानी के फीस भरने में दिए ताकि उन्होंने वो लोकपाल रोके। यूपीए सरकार अच्छी है, बुरी है, कैसी है, आप भी जानते, हम भी जानते, मगर एक चीज जो कोशिश की है उन्होंने, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम, ये गुजरात सरकार ने अपने आप को गुड गवर्नेंस जो कहती है, 2008 से लेके 2011 तक 12 करोड़ रुपए उन्होंने वापस दे दिए ताकि मुसलमान बच्चियां और बच्चों को वो पैसे नहीं मिले। पैसे वापस भेजे, सेंटर का पैसा है, सेंटर का स्कीम है, मगर नहीं, मुसलमान बच्चियों और बच्चों को फायदा नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कितनी भी टोपियां पहनोगे, कितने बुरखाओं से राखी बांधाओगे, मूल बात तो यही होगी कि आप नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चियां और मुसलमान बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलके वो एजुकेशन में आगे आए। फॉरेस्ट एक्ट बना, ये देश में फॉरेस्ट एक्ट बना जिसके तहत आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए। ये एक्ट कहीं बराबर नहीं चल रहा, आपको पता है, न राजस्थान में, न महाराष्ट्र में वगैरह, मगर सबसे वर्स्ट अगर चल रहा है जहां पे आदिवासी मांग रहे जमीन और उनको नहीं दी जा रही है, तो गुजरात। वेबसाइट पे जाके देखिए, सरकारी वेबसाइट पे जाके देखिए, तो आदिवासी को आपको जमीन नहीं देनी है, मुसलमानों को आपको बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं देना है, गरीबी का आपका नाम निशान नहीं है डेवलपमेंट के मॉडल में, और रोजगार का कभी आपने सुना मोदी के लफ्ज के रोजगार के बारे में बात या गरीबी के बारे में बात करें कि हम रोजगार हर नौजवान को देंगे, हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, कभी नहीं आप सुनेंगे, क्योंकि उनका मकसद है जमीन लेकर करोड़ों में बेचना, कहीं लोगों को ज्यादा अमीर बनाना, वो पैसे से अपना फायदा बनाना। और इसीलिए मैं बहुत नम्रता से कहती हूँ, जिम्मेदारी से कहती हूँ कि जो एक गांधीवादी बहुत बुजुर्ग इंसान ने मुझे 2 हफ्ते पहले अहमदाबाद में कहा कि मोदी तो अपने पार्टी से ज्यादा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किससे सपोर्टेड है आपको भी पता है, हमको भी पता है, और ये कहते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, मगर अगर हमें आज एक कुछ ना कुछ नजर आ रहा है खतरा, तो ये खतरा है कि क्या हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय कॉर्पोरेट, और वो भी एक सीमित कॉर्पोरेट 10, 12, 15, 20, 25, जो माइनिंग जो बंद हो गया है उससे मतलब नाराज हैं वो बड़ी बड़ी फैमिलीज, अडानी, अंबानी, टाटा, ये सब लोग हैं, उनसे हमारी लोकशाही चलेगी और ये डिसाइड करेंगे कि हमारी लोकशाही के लिए कौन फिट है या नहीं फिट है। ये लोकशाही का मतलब फिर हो क्या गया, ये हमें अपने आप को एक सवाल करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं मानती हूँ ये देश के आम इंसान पर और नौजवान पर कि वो निष्पक्ष है, वो इमोशनल नहीं होते हैं और वो अपने दिमाग से सोचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो इंसान कह रहा है कि मुझे अभी 2002 को भूल जाना है, हालांकि वो खुद कभी नहीं कहता, दूसरे कहते हैं उनके लिए, और मुझे माफी भी नहीं मांगता, वो तो छोड़ ही दीजिए, मगर उनके बोलने वाले कहते हैं उनके लिए, वही आदमी ने अमित शाह जैसे इंसान को उत्तर प्रदेश क्यों भेजा? ये बहुत गहरा सवाल है हमारे लिए, क्योंकि अमित शाह, जो भी गुजरात को जानते हैं, अमित शाह इस तरह के इंसान हैं जो बहुत ही घटिया किस्म के जोड़ तोड़ मोड़ पॉलिटिक्स में माहिर है। और जैसे ही अमित शाह गए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर वगैरह का मुद्दा उठाया, जो मुद्दा लोग भी भूल गए थे। सवाल मोदी को कोई पूछते नहीं है, क्योंकि मोदी कभी मीडिया के सामने सवाल के लिए पेश ही नहीं होते, वो अपने आप को राजा समझते हैं। He is not available for questions. He is not available for questioning. And my question is कि अगर आप you're not talking about criminalization, why did you need an Amit Shah in उत्तर प्रदेश? और मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगले कई साल भारत के लिए, चाहे अगला साल के इलेक्शन हो या अगले 5-10 साल का, मैं मानती हूँ कि मेजॉरिटी पर ही है।
बार बार ये माइनॉरिटी को ढांचा रख के उनको विक्टिमाइज करके नहीं चलेगा। ये देश की मेजॉरिटी, में रिलीजियस मेजॉरिटी नहीं बोल रही हूँ, ये देश की मेजॉरिटी क्या चाहती है, वो देश की मेजॉरिटी को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। क्या हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं? क्या हम इकोनॉमिक डिजास्टर चाहते हैं कि हमारे पूरे रिसोर्सेज बिक जाए? क्या रे हम परमानेंट डिवीजन चाहते हैं सोसाइटी में ताकि फिरका परस्ती बढ़े? अगर हम ये सब नहीं चाहते तो हमें एक एक इंसान को सवाल करने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से कि आप इस तरह के दुगलापन कैसा कर सकते हैं। एक तरह से डेवलपमेंट की बात करो, दूसरी तरफ फिरका परस्ती की पॉलिटिक्स चलाओ। आखिरी बात, न हिंदुओं का न मुसलमानों का हमारे सिख किसान, सरदार किसानों ने कच्छ में, कोई लोग 1200 कहते हैं, कोई 2000 कहते हैं, आंकड़ा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कहीं ना कहीं 1000 या 2000 के बीच में सरदार किसानों ने कच्छ में 22 साल पहले जमीन खरीदी, लीगली खरीदी। वो जमीन में उत्पादन नहीं होता था, बैरन लैंड था। उन्होंने अपनी मेहनत से कच्छ बहुत काम किया वगैरह, उसको आज वो प्रोडक्टिव जमीन हो गई है। अडानी भी आ गए मुंद्रा में, तो वहां पे दाम भी बढ़ गया जमीन का। अचानक 11-12 महीने पहले डीएम का उनको ऑर्डर आता है कि ये अभी आपकी जमीन नहीं रही, निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। कलेक्टर का आता है, लीगली वो बेचारे वहां पे आके बस गए, जमीन ये कर रहे सब कुछ। वो जाते हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट देता है, सरदार फार्मर्स के पक्ष में जजमेंट आता है। गुजरात सरकार फिर भी कहती है हम और करोड़ों रुपए स्पेंड करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 11-12 साल के संघर्ष के बाद 117 लोग गुजरात के जनसंहार को लेकर आज उम्र कैद झेल रहे हैं गुजरात के जेलों में। ये सफलता इसलिए हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल ये केस पे नजर रखी। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने 570 चश्मदीद गवाहों को और वकीलों को और हमको प्रोटेक्शन दिया, सीआईएसएफ का, जो कभी हमारे इतिहास में नहीं दिया गया। और तीसरी बात, क्योंकि हमारे संस्था के 18 वकीलों ने दिन रात हमारे विक्टिम्स को लीगल एड दिया। हर कदम और हर पल पे गुजरात सरकार ने कोशिश की कि गवाहों को तोड़ो। एक दो टूट भी गए, उसकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि हुई, आपको पता है, मैंने यहाँ पे भी बात की। मगर जो 1000 के ऊपर गवाहों ने डट के नरोडा पाटिया में रह के, सरदारपुरा में रह के, ओड में रह के अपनी बयानी नहीं बदली, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। और उसमें औरतें बहुत हैं, मर्द भी हैं, वो अपने गांव और अपने अपने कट्टों पे रह के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी वो एकदम क्रूर प्रशासन का पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं मानती हूं ये भी एक विकास का एक कहीं ना कहीं छोटा सा बिंदु है, जब हम सवाल करें कि किस तरह का विकास। 5000 या 6000 लोग आज भी जो अपने आप को ट्रांजिट रिलीफ कैंप्स कह रहे हैं उसमें रह रहे हैं। उनको बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड भी नहीं दिया गया, उनके एरियाज में स्कूल्स नहीं चलते। और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना, जब हमारे जैसे पागल 11-12 साल ये संघर्ष चालू रखते हैं तो उनके कम्युनिटी के भी लोग कहते हैं कितना चलाओगे, अभी छोड़ो सब। बाकी सब लोग भूल गए, चल गए, मगर वो तो भूल नहीं सकते, उनके साथ तो वो जिंदगी बन गई है। मगर पीयूसीएल ने जो याचिका चलाई है, शायद अभी भी चल रही है, फूड राइट टू फूड की पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही, उसमें फूड कमिश्नर अपॉइंट किया गया सक्सेना साहब को गुजरात को लेकर। वो फूड कमिश्नर वहां पे विजिट करके देखते हैं कि ये फैमिलीज को सबसे कम अनाज, सबसे कम तेल, कोई स्कूल नहीं, कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं, कुछ नहीं। और ये रेकमेंड करते हैं कोर्ट को कि कंटेम्प्ट नोटिस होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी को। वो होती है नहीं होती वो अलग बात है, मगर ये सब बातें विकास के मुद्दे के दायरे में आती नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा मैं डिसेंट नोट कर रही हूँ कि when we speak of development, when we speak of a model, we have to talk about all these aspects. We can't talk about a simply high capital intensity growth and a chief minister who flies in private planes of the corporate sector rather than government planes.
These are very important questions for democracy. They're questions of transparency, accountability, and I believe that the youth of India have a huge responsibility. नौजवानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज प्रभावित करता है कि नहीं, आगे वाले दिन हमें बताएगा. थैंक यू फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली. थैंक यू.